गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं और चलिए सेशन शुरू करें। तो सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। कैसे हो आप सभी? आ जाओ सभी बच्चे जल्दी से एक बार, और चलिए क्लास की हम सभी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है आज उसको हम सभी कंप्लीट कर देंगे, और मंडे को फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है इसमें मुख्य अंतर किस चीज का होता है, और साथ में ही मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। तो फिर ये जो हमारा सेल चैप्टर होगा ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी कक्षा यहाँ पर चलेगी उसमें हम सभी स्पेशली बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में, जिसे हिंदी में रसधानी कहा जाता है, या फिर इसे हम सभी रिक्तिकाएं के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो चलो यहीं से ही हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। वैक्यूल, रसधानी या फिर रिक्तिकाएं। अब सबसे पहले हम सभी बात करेंगे, जैसे एक नॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं कि एक बच्चा कह रहा है हिंदी मीडियम बैच है, तो मैंने कब बोला कि भैया चाइनीज बैच है कि बच्चों तुम लोग फिर शुरू हो गए, फिर तुम लोग का शुरू हो गया। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वैक्यूल, रसधानी, रिक्तिकाओं के बारे में हम सभी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मान लो एक नॉर्मल तरीके से हम सभी बात करते हैं, जैसे हम एक घर पे हैं, अपने रूम में हैं, अपने घर में यहाँ पर हैं, और हमारे पास ना एक टेबल होती है। ठीक है, और उस टेबल की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जैसे आप सभी आते हो, ठीक है, कुछ भी सामान लेके आते हो खाने पीने का, और उसको आप रख देते हो उस टेबल पर, या फिर आप जैसे किसी हॉस्टल में रह रहे हो, किसी रूम में आप रह रहे हो, तो आप कुछ भी सामान लेके आ रहे हो, बुक्स लेके आ रहे हो, उसको उस टेबल में रख देते हो। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं जो बाहर रहते हैं वो पूजा वाला सामान भी वहीं पे, पूजा जैसे कि आदर्श शाह जो है, मैम अच्छी लग रही हो, शादी करोगी मेरे से? आदर्श, मैं पहले से मैरिड हूँ, हमारी शादी हो गई है, 1.5 साल हो चुके हैं, आप लेट हो गए हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इस तरह के मैसेज अगर आपने दोबारा किया है तो क्लास से आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है, और ब्लॉक कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि इसे बदतमीजी कहा जाता है। ठीक है, रहने दो उसको, शनि को रहने दो। हाँ, तो जैसे सनी ने कहा है कि मैम इसको घोड़े के अस्तबल में बांध दो, तो बेटा घोड़ों के साथ तो रखने पे घोड़े भी बेचारे शर्मा जाएंगे, तो फिर गधों के अस्तबल में डाला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, और कमेंट ऑफ कर दो इनको, ये बच्चों के। ठीक है, कमेंट ऑफ कर दीजिए। हाँ, बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये बच्चे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, रसधानी के बारे में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जैसे हमारे पास ना एक टेबल होती है। ठीक है, अब एक टेबल है, हम कहीं से आते हैं, वहां पे हमने अपने गाड़ी की चाबी रख दी, हम बाहर से आए, कुछ भी खाने पीने का सामान लेके, फ्रूट्स लेकर के या चाउमीन लेके हमने वहीं पे रख दी। ठीक है, इसके अलावा जब हम घर से बाहर यहाँ पर रहते हैं तो उस टाइम पे आप सभी देखोगे कि हम लोग बाहर से आते हैं और बुक्स वहीं पर ला करके रख देते हैं, नोटबुक्स वहीं पे ला के रख देते हैं, गिफ्ट्स वहीं पे ला के रख देते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि जो भगवान जी की तस्वीर होती है या जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको भी वहीं पे स्थापित कर देते हैं। और ऐसा आप यहाँ पर देखोगे कि वो जो टेबल होता है ना, वो कैसा हो जाता है, एक टेम्पररी स्टोरेज बॉक्स की तरह काम करता है। मतलब थोड़ी देर के लिए वो एक स्टोरेज बॉक्स की तरह काम करता है कि कपड़े भी हमने वहीं पे टांग दिए, कई बार हमने तौलिया भी वहीं पे अपना रख दिया, नैपकिन्स भी वहीं पे रख दिए हमने। ठीक है, और फिर जिस दिन डांट पड़ती है या जिस दिन जुनून जागता है कि चलो आज सफाई करेंगे, और फिर उस दिन उसकी सफाई होती है ना बेटा, ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल वैक्यूल भी इसी तरीके का है कि अगर हम यहाँ पर किसी भी एक सेल को देख रहे हैं तो सेल के अंदर हमें बबल की तरह, जैसे बुलबुला होता है ना, बबल जो होता है, बुलबुला होता है, उसके समान ही कुछ संरचना हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और ये जो बबल होता है, ये जो बुलबुला सा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो साबुन से नहाते टाइम पे बुलबुलों से खेलते थे, और उसको अगर आप टच कर दोगे तो वैसे ही क्या होगा, टच करते ही
वो जो बुलबुला है वो रप्चर, फट जाता है ना। और अगर आप देखो तो अंदर उसका कुछ खाली जगह रहता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम यहाँ पर किसी सेल को देखते हैं और सेल के अंदर हमें बुलबुले जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसके अंदर कुछ भी थोड़ी देर के लिए रखा जा सकता है, स्टोरेज की तरह उसका यूज किया जा सकता है, स्टोरेज बॉक्स की तरह उसका यूज किया जा सकता है, तो उसी संरचना को हम सभी क्या कहते हैं, वैक्यूल यानी रसधानी या रिक्तिका के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो मोटे तौर पर आपको समझ आ गया कि भाई सेल के अंदर बबल जैसा कुछ है, जिसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए कुछ चीजों को स्टोर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न आता है वह ये कि मैम ये किस तरह की कोशिकाओं में देखने के लिए मिलेगा, मतलब एनिमल सेल में मिलेगा या प्लांट सेल में मिलेगा, किस तरह की कोशिका में यह देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे एनिमल सेल, जिसको हम सभी कहेंगे यहाँ पे जंतु कोशिका, और दूसरी तरफ हम सभी लिखेंगे यहाँ पर प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो तरह की सेल लेके चलते हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि प्लांट सेल में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह निभाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लांट सेल की अगर आप यहाँ पे बात करते हो, तो प्लांट सेल में अगर आप वैक्यूल को देख रहे हो तो ये कुछ इस तरह से बड़े बड़े से वैक्यूल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जबकि अगर आप एनिमल सेल को देखते हो तो एनिमल सेल में जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो थोड़े छोटे तरीके के एनिमल्स होते हैं, उनमें आपको रसधानी यानी वैक्यूल यहाँ पर दिखाई देगा। और वैक्यूल कैसे होंगे, रसधानी कैसे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे से होंगे। ठीक है, तो दो चीजों को नोटिस करना, यहाँ पे अगर आप रसधानी के साइज को देख रहे हो, आकार को देख रहे हो, तो आकार कैसा है, यहाँ पे स्मॉलर है यानी छोटे आकार का है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नंबर यानी संख्या देख रहे हो तो संख्या यहाँ पर कैसा है, ग्रेटर यानी ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप प्लांट के वैक्यूल्स को आप देखते हो तो इसका आकार कैसा है, यहाँ पर बड़ा है, लार्जेस्ट है, लार्ज है, काफी बड़े आकृति के यह हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर संख्या की अगर आप बात करें तो संख्या कैसा है, यहाँ पे कम है, संख्या कैसी है, यहाँ पर लेसर है, यानी कम संख्या में ये यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है, क्या पूछेगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में जब आप रिक्तिकाओं को देखते हो, रसधानी को, वैक्यूल्स को देखते हो, तो क्या अंतर दिखता है। तो जंतु कोशिका में आप देखेंगे कि जो इनका साइज होता है वह छोटा होता है और संख्या ज्यादा होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पादप कोशिका को देखते हो तो पादप कोशिका में जो वैक्यूल्स होते हैं, रसधानी होते हैं, वो बड़े होते हैं पर संख्या में कम होते हैं। ठीक है, अब आप लोग को याद होगा कि जब मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था, केंद्रक पढ़ाया था, तो मैंने आपको यह समझाया था कि जब कभी भी हम लोग जंतु कोशिका को देखते हैं तो जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं यानी पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कहाँ पर होता है, पेरीफेरल, किनारे की ओर होता है। और ऐसा क्यों होता है, तब भी मैंने आपको समझाया था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होती है, उसमें जो रसधानी होंगे, जो वैक्यूल्स होते हैं, वो काफी बड़ी आकृति के होते हैं और इसी वजह से जो केंद्रक होता है वो किनारे की ओर चला जाता है। यहां तक सभी को समझ आया होगा। ठीक है, चलो क्लियर हुआ होगा यहां तक। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में कि जब हम यहाँ पर रिक्तिका को देखते हैं तो रिक्तिका कैसे दिखती है मैम, और साथ में ही इसकी डिस्कवरी किसने यहाँ पर की है। तो जैसे मान लो ये हमारा एक सेल है, तो ये छोटा सा ही आपको क्या दिखाई देगा, वैक्यूल यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप इसको बड़ा देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का वैक्यूल यहाँ पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ये बताओ कि जो वैक्यूल है इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले आपसे एग्जाम में यहाँ पर यह पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक
साइंटिस्ट आते हैं और साइंटिस्ट का नाम है स्प्लेंजेनी। साइंटिस्ट का क्या नाम है यहाँ पे? स्प्लेंजेनी। तो 1776 की बात है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दो, ईयर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा वह क्या? साइंटिस्ट। ठीक है, तो स्प्लेंजेनी नाम के एक साइंटिस्ट यहाँ पर हुए और इन्होंने प्रोटोजोआ के अंदर सबसे पहले वैक्यूल को देखा था। ठीक है, तो जैसे कि मान लो इन्होंने किसी प्रोटोजोआ के अंदर इसको देखा तो यह स्टार शेप का दिखाई दिया था। कैसा? स्टार शेप, यानी एक तारे की आकृति का इनको यहाँ पर वैक्यूल दिखाई दिया था और स्टार शेप का दिखाई दिया, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले इसका नाम रखा था स्टार। क्या नाम रखा था यहाँ पे इन्होंने? स्टार। ठीक है, वैक्यूल तो बहुत बाद में नाम पड़ा। जब स्प्लेंजेनी ने एक प्रोटोजोआ के अंदर रिक्तिका को देखा था तो यह स्टार शेप का दिखाई दिया, तारे की आकृति का दिखाई दिया, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इसका नाम रखा स्टार। और जब इन्होंने ध्यान से देखा तो ये समझ नहीं पाए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। उन्हें लगा कि शायद यह श्वसन करने के लिए, रिस्पायरेशन करने में हेल्प कर रहा होगा, ऐसा उनको यहाँ पे लगा। बहुत बाद में पता चला कि नहीं, इसका श्वसन से कोई लेना देना नहीं है, इसका काम होता है टेम्परेरी स्टोरेज, थोड़ी देर के लिए एक संग्रहण करने का काम यह करता है, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओके। तो स्प्लेंजेनी नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको सबसे पहले देखा। तो सबसे पहले खोज किसने की थी? स्प्लेंजेनी ने ही यहाँ पर की थी, पर उन्होंने इसको स्टार शब्द दिया था। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आते हैं कि भाई ये बताओ फिर कि जो वैक्यूल नाम दिया गया, जो रिक्तिकाएं नाम दिया गया, यानी कि वैक्यूल नाम जो दिया गया वह किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? तब आपको आंसर करना है डुजार्डिन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डुजार्डिन। तो डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं जिन्होंने यहाँ पर कहा कि नहीं, ये बीच में से खाली है और इसीलिए हम इसे यहाँ पर क्या कहेंगे? तो आंसर करना कि इसीलिए फिर यहाँ पे डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने कहा कि हम इसको स्टार नहीं बोलेंगे, हम इसको वैक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? यहाँ पर वैक्यूल, हम सभी इसे यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, ओके, चलो। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं जिनका नाम है डी वेरिस। एक और साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डी वेरिस। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आते हैं और जो डी वेरिस है वो बड़े ध्यान से इसको देखते हैं, वैक्यूल को, और वैक्यूल को देखने के बाद यह कहते हैं कि जो वैक्यूल है इसके चारों तरफ एक पतला सा मेम्ब्रेन है, यह बुलबुले की तरह दिखाई दे रहा है और ये अपने अंदर कुछ स्टोर करके भी रखता है। ये वाली बात किसने बताई? यहाँ पर डी वेरिस ने यहाँ पर बताई। तो डी वेरिस ने जो सबसे अच्छी खोज की थी वह क्या की थी यहाँ पर कि जो भी वैक्यूल होता है उसके चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक पतला सा आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहा जाएगा? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से काफी क्वेश्चन पूछा है कि यह बताइए कि टोनोप्लास्ट के बारे में जानकारी किसने दी, या फिर टोनोप्लास्ट के बारे में किसने बताया, या टोनोप्लास्ट की खोज किसने की, है ना। इस तरह से काफी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आंसर क्या करना है? डी वेरिस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोकोप्लास्ट के बारे में बताया। और टोकोप्लास्ट क्या होता है कि जो भी हमारा वैक्यूल है, जो भी हमारी राजधानी यानी रिक्तिका होती है, उसके चारों तरफ की मेम्ब्रेन को हम सभी टोनोप्लास्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और यह शब्द किसने दिया था? डी वेरिस ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्प्लेंजेनी के ऊपर उतना प्रश्न नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन डी वेरिस के ऊपर प्रश्न जरूर पूछता है। ओके, अब बात करते हैं कि मैम इसके अंदर क्या भरा होगा। ये भी तो आ रही होगी बात कि भाई इसके अंदर क्या भरा होगा। तो चलो समझते हैं। जैसे मैंने आपको टेबल का एग्जांपल बताया था कि टेबल में हम आए, हमने अपनी चाबी यहीं रख दी, अपना पेन यहीं रख दिया, हम फ्रूट्स लेके आए वो भी हमने यहीं पे रख दिए। कभी कभी हम अपने जो रुमाल होता है, कपड़े होते हैं या ट्रॉवेल होता है उसको भी यहीं छोड़ देते हैं, है ना। तो एक ऐसा टेबल जो टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम कर रहा है कि कुछ भी ला रहे हो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हो। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक
पौधे के बारे में बात हो रही है, तो जैसे मान लो पौधे के अंदर ये वैक्यूल है ना, क्योंकि मुख्य रूप से वहीं पे काम करता है ये ज्यादातर। तो यहाँ पे मान लो बहुत सारा बना ग्लूकोज, मान लो, है ना, और अभी जड़ में नहीं पहुंचा है, बहुत सारा ग्लूकोज यहाँ पर बना, तो थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। मान लो कुछ कलरफुल चीजें यहाँ पर बनी, कुछ रंग बिरंगा, कुछ वर्णक बना, कुछ रंग बना, वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेगनेंस होती है ना, इत्र होता है, ठीक है, या फिर ऑयल होता है, या फिर थोड़ी देर के लिए पानी होता है, थोड़ी देर के लिए भोजन होता है, थोड़ी देर के लिए गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कुछ देर के लिए जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोर होता है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वह स्टोर होता चला जाएगा, और जब स्टोर होता रहेगा तो चाहे यहाँ पे भोजन स्टोर किया जा रहा है, चाहे यहाँ पे प्रोटीन स्टोर किया जा रहा है थोड़ी देर के लिए, चाहे वसा, ऑयल, कुछ भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जा रहा है, तब हम उसे एक शब्द से संबोधित करेंगे, सेल सेप। क्या कहेंगे? सेल सेप, सेल सेप, ठीक है। तो सेल सेप का मतलब होता है कि इस वैक्यूल के अंदर जो कुछ भी पदार्थ रखा गया है उसी को हम सभी क्या कहते हैं? सेल सेप के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुनना, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि अगर हम रिक्तिका के बारे में बात करते हैं, यानी राजधानी के बारे में बात करते हैं, या वैक्यूल के बारे में बात करते हैं, इसकी खोज किसने की? स्प्लेनजेनी नाम के साइंटिस्ट ने की। एक प्रोटोजोआ के अंदर इन्होंने खोज की, वहां पर इसकी आकृति स्टार की तरह, तारे की तरह दिखाई दे रहा था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? स्टार का नाम इन्होंने रख दिया। और उनको लगा कि शायद यह कोई श्वसन करने में हेल्प कर रहा है, तो उन्होंने इसको गलती से क्या समझा कि यह कोई श्वसन अंग है, ये कोई यहाँ पे रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डुजार्डिन, और डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो वह क्या कहते हैं यहाँ पर कि नहीं नहीं, हम इसका नाम स्टार नहीं रखेंगे, हम इसका नाम बदलेंगे। और उन्होंने यहाँ पर नाम क्या रखा? वैक्यूल। क्या नाम रखा बेटा उन्होंने? वैक्यूल। इसके बाद एक और साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं जिनका नाम है स्लेडन, ठीक है। और स्लेडन ने कहा कि नहीं नहीं, ये श्वसन का काम नहीं करता है, ये किसका काम करता है? यहाँ पर स्टोरेज का काम करता है, ये संग्रहण का प्रॉपर अच्छे से यह काम करता है, और पेड़ पौधों के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डी वेरिस, और डी वेरिस ने यहाँ पर फिर टोनोप्लास्ट के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारा वैक्यूल होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, पतली सी एक आवरण होता है, एक कला होती है, एक झिल्ली होती है, जिसको हम सभी टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसी के अंदर क्या भरा हुआ होगा? तो आंसर आपको यहाँ पे करना है कि सेल सेप, ठीक है। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया? बस सिंपल, ठीक है। कोई डाउट यहां तक बच्चों? मैम सेल सेप नहीं समझे? अच्छा कुछ नहीं बेटा, देखो सिंपल है। अब कैसे बताऊं? देखो जैसे मान लो मेरे पास ना एक टेबल है, चलो टेबल छोड़ो, मेरे पास मेरा बेड है, ठीक है, मैं आ रही हूँ, ठीक है, और यहीं पे मैं अपना बैग रख देती हूँ, ठीक है। मुझे फिर ऑफिस से वापस घर पहुंचना है, मान लो मैं गाड़ी से वैसे कम ही आती हूँ ऑफिस, अगर आई तो मैंने चाबी यहीं डाल दी, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा पपी है, ठीक है, उसका जो खाना है, उसका पैकेट फूड है, वो यहीं पे मैंने रख दिया। इसके बाद जो टॉवल्स होते हैं वो भी मैंने यहीं पे पटक दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ खा रही थी मैं, जैसे कि चिप्स या नमकीन वगैरह कुछ, उसको भी मैंने यहीं पे पटक दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख रही हूँ, लेकिन ये इसकी सही जगह थोड़ी है। उसके बाद फिर क्या होगा? अरे ध्यान आएगा, अरे कितना गंदा हो रहा है, सबको व्यवस्थित करो चलो, है ना। तो फिर सबको मैं व्यवस्थित भी करूंगी। तो वही जब जितनी देर के लिए यहाँ पर सामान को रखा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? सेल सेप यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। ओके डन, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो है सेंट्रोजोम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? सेंट्रोजोम।
और हिंदी में इसे हम कहते हैं तारक काय, तारक काय, तारक, तारकाय, तारक काय, तारकाय, जो भी बोलना है, ठीक है। सेंट्रोसोम नाम याद रखो, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, सेंट्रोसोम, ओके, ठीक है। अब सेंट्रोसोम क्या है, चलो इसको भी समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जब आप यहाँ पर सेल को देखोगे, मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जब आप सेल को देखोगे, यहाँ पे क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है, केंद्रक यहाँ पर है। तो केंद्रक के चारों तरफ ना आपको छोटी छोटी सी ना ऐसा लगेगा जैसे पाइप सी लगी हुई है, ऐसे करके, एक ये लग रहा है ना पाइप जैसा, है ना। और अगर ध्यान से देखो तो ये कैसा है, तारे की तरह, ऐसा टाइप का, है ना, ऐसा। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, तारक काय। मतलब इसको आप तारक काय भी लिख लो, मतलब ऐसा लगता है जैसे तारा है, तारक काय या तारकाय या सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, तारक काय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आपसे पूछेगा, वैसे तो पूछता नहीं है उतना, लेकिन अगर पूछ ले कि भाई तारक काय कहाँ पर पाया जाता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पर छोड़ो उसको, तारक काय, ठीक है। तो तारक काय की अगर आप बात करो तो ये न्यूक्लियस के आसपास हमें दिखाई देता है, बस बात खत्म, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब काम क्या है, चलो इसको भी समझते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट हम शुरू करते हैं कि भाई इसका काम क्या होता है। आंसर करना कि ये सेल डिवीजन कराने में मदद करता है, यानी यह कोशिका विभाजन कराने में मदद करता है, ठीक है। तो आप सभी को मैंने यहाँ पर पहले भी यह बात बोली है कि भाई कोई भी एक सेल होगी, उसी से ही नई सेल का निर्माण होगा, ठीक है। 2 नई सेल बनेंगी या 4 नई सेल बनेंगी, ठीक है। तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। और हमेशा इस बात को यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि जो कोशिका विभाजन होता है उसको कराने का कार्य कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है, कोशिका विभाजन करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। आंसर क्या करना, सेंट्रोसोम्स, ठीक है, डन यहां तक। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बट एक दिक्कत है, क्या, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब यहाँ पे दिमाग में आएगा कि ठीक है, चलो हमने मान लिया जंतु कोशिका में, तो क्या प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता क्या, क्या उनमें कोई वृद्धि विकास नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो फिर जब प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो फिर प्लांट कैसे यहाँ पर अपनी नई कोशिकाएं बनाता होगा, कैसे वो अपनी वृद्धि और विकास करता होगा, है ना, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक नोट, क्या नोट लिखेंगे कि जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, यानी प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो बेटा पादप कोशिका के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको हम सभी कहते हैं सेल प्लेट। क्या कहते हैं इसको हम सभी, सेल प्लेट। और जो सेल प्लेट होती है उससे फिर कोशिका विभाजन होता है। लेकिन सेंट्रोसोम पे वापस आते हैं, सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है,
ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पादप कोशिका में फिर क्या सेंट्रोसोम पाया जाता है, आंसर कहेंगे नहीं, नहीं पाया जाता। तो फिर वहां पर कैसे कोशिका विभाजन हो रहा है, तो आंसर करना कि वहां पर सेल प्लेट पाया जाता है। ठीक है, डन बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आगे आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे यहां पर बात आती है जंतु कोशिका। हमारे शरीर में चोट लग गया, कट लग गया, हाँ रचना भी बताऊंगी, कट लग गया, चोट लग गया, कुछ भी दिक्कत यहां पर हो गई, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर हो गई, ठीक है, तो हमारा घाव ना धीरे धीरे करके भर जाता है, धीरे धीरे करके भर जाता है। तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं कि भाई सेल डिवीजन यहाँ पर हुआ है, कोशिका विभाजन यहाँ पर हुआ है, नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, और जो हमारे वृद्धि विकास हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। चोट अगर लग जाती है तो घाव भर भी तो जाता है। तो वो सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं, सेल डिवीजन की वजह से हो रही हैं, क्योंकि नई कोशिकाएं यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या हमारे शरीर में कोई ऐसा भाग है जहां की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता हो। बहुत ध्यान से समझना, आप बोलोगे हाँ है, ठीक है। तो यहां पर ना हम बात करेंगे एक स्पेशल तरह की सेल के बारे में, एक स्पेशल तरह की सेल के बारे में जिसका नाम होता है न्यूरॉन, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कह देते हैं कई बार। और आप सभी को पता होगा तंत्रिका तंत्र, जिसमें ब्रेन, हमारा मस्तिष्क सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी हर कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, क्योंकि हम सभी जंतु कोशिका से ही बने हैं। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखना अब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, यानी यहां पर आप देखोगे कि तारक काय अनुपस्थित होता है, मतलब तारक काय यहां पर नहीं है, सेंट्रोसोम यहां पर नहीं है। अब जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके सिर में भारी भरकम चोट लग गई है, तो आपने देखा है कि जो सिर में जब चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते, कई बार वो कोमा में चले जाते हैं, या उनका ब्रेन डेड कर जाता है, या फिर बहुत लंबा समय लगता है, 10-10, 20-20 साल लगते हैं उनके मस्तिष्क के घाव को ठीक होने के लिए, है ना। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है वो हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है, और जो भी संकेत होते हैं, संदेश होते हैं, जो भी सिग्नल्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, हमारे ब्रेन में होते हैं। तो जब हम अपने मस्तिष्क को देखते हैं, मतलब जब हम अपने ब्रेन को देखते हैं, हमारे मस्तिष्क के जब यहाँ पर बात होती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा, न्यूरॉन। और न्यूरॉन में अगर चोट लग जाए, यानी मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए, इसका मतलब न्यूरॉन डैमेज हो गया है, न्यूरॉन डैमेज हो गया है। और जो न्यूरॉन होता है हमारा, उसमें सेंट्रोसोम होता ही नहीं, तो नई कोशिका बन ही नहीं पाती हैं। और इसी वजह से आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा कि जब हम बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में, तो यह कैसा होता है, लिस्ट रीजेनरेटिव कैपेसिटी इसके अंदर होती है, यानी सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता किसमें होती है, तो आंसर करना कि मस्तिष्क में ही होती है। ये अपना पुनः निर्माण कर ही नहीं पाते, बहुत लंबा समय लगता है। और जब सेंट्रोसोम यहाँ पर है ही नहीं, तो ये कैसे करें, कैसे नई कोशिकाएं यहाँ पे बना ही नहीं पाते। और इसी वजह से चोट जो रहती है, वो घाव मेरे ख्याल से भर ही नहीं पाता, बहुत लंबा समय लगता है। पर ऐसा भी नहीं है ना कि 20-25 साल हो गए और मस्तिष्क का घाव ठीक ही नहीं हो रहा, होगा, लेकिन धीरे धीरे करके होगा। तो वहां पे स्टेम सेल जो होती है, स्टेम कोशिकाएं जो होती है, वो थोड़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन है, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं है, और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है।
और जब सेंट्रोसोम है ही नहीं तो कोशिका विभाजन होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे नई कोशिकाएं बनेंगी ही नहीं, चोट कभी भरेगा ही नहीं। और इसी वजह से जो मस्तिष्क होता है वह कैसा होता है, लिस्ट जनरेटिव कैपेसिटी इसके अंदर होती है, सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता इसमें होती है। लेकिन अगर आपसे कभी यह पूछ ले कि यह बताओ सबसे हाई क्षमता किसमें होती है, सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती है पुनर्निर्माण की, तो आंसर करना लीवर, जो हमारा यकृत होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता लीवर में होती है। और इसको आप लिख सकते हो हाई जनरेटिव कैपेसिटी। ठीक है, समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अब तो सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलो ओके डन। ठीक है, अब एक और प्रश्न रह रहा है, क्या कि जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज किसने की होगी मैम, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। इसकी डिस्कवरी किसने की होगी, इसकी खोज यहाँ पर किसने की होगी, तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यहाँ पर बोबेरी। बस बात खत्म। ठीक है, तो एक साथ लिखें, लिखना कैसे है, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ पॉइंट वाइज वैसे वैसे भी लिख लोगे तो भी नोट्स बन जाएगा। और बाकी आपको मंडे को इसके सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे A4 साइज में, जो भी मैंने आपको सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया है। ठीक है, अब चलो एक बार फिर से समझो। सेंट्रोसोम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यह न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है, तारे की आकृति का थोड़ा थोड़ा दिखता है ये, इसके अगर क्रॉस सेक्शन कर दो तो। दूसरे नंबर पर यह सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर यानी जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, जबकि प्लांट के अंदर यह नहीं पाया जाएगा। इसका काम होता है कोशिका विभाजन करने का। इसकी खोज किसने की थी, बोबेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर की थी। पर यहाँ पर हमें यह भी ध्यान में रखना है कि न्यूरॉन हमारे शरीर की एक ऐसी कोशिका है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो इसी वजह से जो पुनः निर्माण तो हो नहीं सकता, नई कोशिकाएं यहाँ पे बन नहीं सकती, न्यूरॉन बन नहीं सकता। तो इसी वजह से मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। लेकिन यहीं पर ही एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि यकृत में सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता होती है। और फिर इसके बाद एडिशनल मैंने आपको बताया पादप कोशिका के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वह सेल प्लेट के माध्यम से होता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब यहां पर सबसे लास्ट हम एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लास्टिड। थोड़ा बड़ा था इसीलिए वो मैंने लास्ट के लिए बचा करके रखा था। तो चलो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे प्लास्टिड, जिसको हम सभी लवक के नाम से यहाँ पर जानते हैं, प्लास्टिड लवक। तो ध्यान रखना ये प्लास्टिक नहीं है, जैसे कुछ बच्चे लिख लें प्लास्टिक, नहीं प्लास्टिक नहीं है, ये है प्लास्टिड जिसको हम लवक कहते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने सुना होगा हरित लवक, सुना है, क्लोरोप्लास्ट सुना है ना, बस बस उसी के बारे में बात हो रही है, ऐसा कुछ समझ लो। ठीक है, तो प्लास्टिड के बारे में यहाँ पर अब हम सभी चर्चा करेंगे। चलो एक बार आपके कमेंट्स देख लेती हूँ मैं, यहाँ तक जो भी पढ़ाया इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो फटाफट।
मैम क्वेश्चंस क्या दोनों लैंग्वेज में आते हैं? हाँ बेटा दोनों लैंग्वेज में। समझ आ रहा है दीदी? ओके ठीक है, चलो ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके चलो तो शुरू करते हैं अब हम यहाँ पे प्लास्टिड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ना सबसे पहले हम दो साइंटिस्ट का नाम लेंगे। पहले साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर अर्नेस्ट हेकल। सबसे पहले साइंटिस्ट का यहाँ पर नाम है अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। और जो दूसरे साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं उनका नाम है शिम्पर। ठीक है, दो साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले है अर्नेस्ट हेकल और दूसरे है शिम्पर। ये वही अर्नेस्ट हेकल है जिन्होंने क्या दिया था यहाँ पर, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत का वर्गीकरण, वही वाले अर्नेस्ट हेकल है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो इकोलॉजी शब्द है वो भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, वही वाले हैं ये। ठीक, तो अर्नेस्ट हेकल ने यहाँ पर सबसे पहले देखा, यानी आइडेंटिफाई किया। क्या किया? आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले यहाँ पर देखा तो पौधों के अंदर इन्हें कुछ प्लास्टिड दिखाई दिया। ठीक है, मतलब एक इनको अलग तरह की कुछ संरचना दिखाई दी, तो इन्होंने सबसे पहले इसको यहाँ पर देखा। लेकिन इसके बारे में जो सही डेफिनेशन है, जो सही परिभाषा है, जो एक प्रॉपर रियल डेफिनेशन होनी चाहिए, वह किसने दिया? तो आंसर करना शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने यहां पर किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लवक को सबसे पहले किसने देखा, तो आंसर करना अर्नेस्ट हेकल ने। और इसके लिए जो सही परिभाषा है कि यह कैसे काम करता है, यह किसने बताया? शिम्पर नाम के एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर बताया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैम ये जो लवक होता है यह कैसा दिखाई देता होगा? यह कैसा दिखाई देता होगा? कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लवक जो है वह किस तरह का दिखाई देता है? कोशिका के अंदर कुछ इस तरह से यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब आगे हम यहां पर बढ़ेंगे तो बात आती है कि जो भी प्लास्टिड है यानी लवक है, वह कितने प्रकार का होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर करना कि यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का यह होता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर जिसे हम सभी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और हिंदी में कहा जाएगा हरित लवक। दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और हिंदी में कहा जाएगा वर्णी लवक। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है उसे हम सभी कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और हिंदी में कहा जाएगा अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। ठीक है, तो प्लास्टिड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहले वाले को हम सभी कह रहे हैं हरित लवक, दूसरे को कह रहे हैं वर्णी लवक, और तीसरे को कह रहे हैं अवर्णी लवक। अब इन तीनों में क्या अंतर होता है, चलो इसको एक एक करके समझते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, नाम से ही पता चल रहा है क्लोरो, हरित, हरित मतलब हरा, लवक एक ऐसा लवक जो हरे रंग का है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके पास पाया जा रहा है क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट। इसके पास क्या पाया जा रहा है? तो आंसर करना पर्णहरित नाम का एक वर्णक इसके पास पाया जा रहा है।
और इसी वजह से यह कैसा दिखाई दे रहा है, हरे रंग का दिखाई दे रहा है। किस कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का, यानी हरे रंग का यह दिखाई दे रहा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो भी हरित लवक है उसके पास पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी की वजह से यह भाग कैसा दिखाई देगा, ये प्लास्टिड कैसा दिखाई देगा, हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि ये कहां कहां पर होगा। अगर आप किसी पौधे को देख रहे हो तो पौधों में ये कहां कहां पर होगा, तो आंसर करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो लीव्स, यानी कि यह पत्तियों में पाया जाएगा, और जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसमें यह पाया जाएगा। तो अगर आप किसी भी पेड़ को देखते हो तो जो तना और पत्तियां होती हैं वही तो हरे रंग की दिखाई देती है। तो इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है, जिसके अंदर पर्ण हरित पाया जा रहा है यानी क्लोरोफिल पाया जा रहा है, वो हरे रंग का दिख रहा है, तो वो कहां पर होगा, पत्तियों में और तना में होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वर्णी लवक। अब किसके बारे में बात होगी, वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी, वर्णी की अगर आप बात कर तो वर्ण, रंग, रंग कलरफुल, ठीक है, रंग बिरंगा। तो अगर आप किसी भी पौधे को यहां पर देखते हो, ठीक है, तो पौधों में रंग बिरंगा एकदम, है ना, रंग बिरंगा भाग भी तो होता है। ठीक है, तो अगर आप वर्णी लवक के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आता है बच्चों जैंथोफिल। क्या आता है यहां पर, जैंथोफिल नाम का एक पिगमेंट आता है, जैंथोफिल नाम का एक वर्णक यहां पर आता है। अभी जैंथोफिल क्या है, बहुत बड़ा एक परिवार जिसमें बहुत सारे कलर हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूं ल्यूकोपीन यानी लाल कलर, अगर मैं यहाँ पे कह दूं जैसे कि कैरोटीन, तो कैसा हो गया, थोड़ा ऑरेंज गाजर सा कलर। ठीक, तो एक कलरफुल समूह जो होता है उसके लिए हम सभी जैंथोफिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कलरफुल चीजें आ जाती हैं। भूरा रंग आ गया, बैगनी रंग आ गया, लाल रंग आ गया, गुलाबी रंग आ गया, नीला रंग आ गया, ये सब क्या है, जैंथोफिल के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो जैंथोफिल नाम का एक पिगमेंट, एक वर्णक यहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये कैसा कलर दे रहा है बच्चों, ये कलर दे रहा है कलरफुल, रंग बिरंगा, रंगीन। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पेड़ या पौधे को देखते हो तो रंग बिरंगा कलर आपको किसका किसका दिखाई देगा, सोच के बताओ। सबसे पहले तो खूबसूरत से फ्लावर्स, जो पुष्प होते हैं, और क्या हो सकता है, फ्रूट्स, फल, रंग बिरंगा कलर है ना, और क्या हो सकते हैं, सीड्स यानी कि बीज। तो इन सब की अगर आप बात करो तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जैंथोफिल्स पाए जाएंगे और यह वर्णी लवक यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो पुष्प, फल, बीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, इन सभी में आपको क्या दिखेगा, क्रोमोप्लास्ट। क्या दिखाई देगा बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। भाई अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है बच्चों, तो चलो समझते हैं। तो ल्यूको का मतलब होता है जहां पर कोई भी पिगमेंट नहीं है, आ लगा हुआ है ना, आवर्णी, मतलब यहाँ पे कोई भी रंग नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर absence ऑफ पिगमेंट। इसका क्या मतलब हो गया कि वर्णक का अभाव है। क्या है, वर्णक का अभाव है, यहाँ पर कोई भी वर्णक नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी वर्णक, कोई भी रंग, कोई भी कलर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है, यहाँ पे कोई भी रंग यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ट्रांसपेरेंट थोड़ा सफेद टाइप का यह दिखाई देगा, कोई भी रंग है ही नहीं यहाँ पर। अब बात आती है कि ये कहां पर पाया जाएगा, पेड़ पौधों में ऐसा कोई भाग, ये कहां पर पाया जाएगा, तो आंसर आपको करना है, ये पाया जाता है रूट्स में।
यानी जड़ों में यह पाया जाता है। ठीक, अब आप कहोगे कि मैम बचपन से लेके आज तक जब कभी भी हम ड्राइंग कर रहे थे तो जड़ों को हमने क्या किया था, भूरा रंग लगाया था, ब्राउन कलर से दिखाते हैं, पर आप तो कह रहे हो कि इसमें कोई कलर ही नहीं होता, ऐसा कैसे? तो समझो, जब आप कोई भी पौधा देखोगे, अगर वो छोटा है, उसको आप उखाड़ करके अगर देखोगे तो जो जड़ होगा ना वो ट्रांसपेरेंट या सफेद रंग का दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब वो पेड़ बनने लग रहा है, बड़ी झाड़ी यहाँ पे बन गया है और बहुत लंबे समय से जो जड़ है वह मिट्टी के संपर्क में है, और मिट्टी में होते हैं लवण, मिनरल्स, भूरे कलर के, लाल कलर के, तो इसी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि जो जड़ का कलर होता है वो भी भूरा लाल टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है और उसके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है। आई बात समझ? एक और बात कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है या जड़ की अगर हम बात करते हैं, यह एक विशेष काम और भी यहां पर करता है, और ये क्या विशेष काम करेगा? तो आंसर करना, स्टोरेज का काम यह करता है, यानी संग्रहण का काम यह करता है। तो अपने अंदर कुछ ना कुछ यह संग्रहित भी करता है। क्या करेगा बच्चों? अपने अंदर ये कुछ ना कुछ चीजों को अपने अंदर संग्रहित भी करता है, कुछ ना कुछ चीजों को अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सभी को? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम यहाँ पर ये सभी लवक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट है, हमारा क्रोमोप्लास्ट है, हमारा ल्यूकोप्लास्ट है, तो बच्चों ये तीनों ना एक दूसरे में चेंज भी हो सकते हैं। कैसे? हरी मिर्च सभी ने देखी है, हरी मिर्च सभी ने देखी होगी, ठीक है। हरी मिर्च थोड़े टाइम के बाद वह लाल मिर्च बन जाती है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट वहां पे पाया जा रहा था वह क्रोमोप्लास्ट में बदल गया। ऐसे ही आम, पहले कैसा था वो? हरे रंग का, फिर कैसा हो गया वो? पीले रंग का, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ, जैसे टमाटर हरे रंग का है, फिर लाल पीले रंग का हो जाता है टमाटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपके लवक होते हैं, चाहे वो हरित लवक हो, चाहे वर्णी लवक हो, चाहे अवर्णी लवक हो, ये सभी आपस में कैसे होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। ये इनकी जो प्रकृति होती है सूर्य की रोशनी में आने के बाद ये अब इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो और भी आगे समझते हैं। जब हम अवर्णी लवक के बारे में बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर स्टोरेज का काम कर रहा है, संग्रहण का काम कर रहा है। तो ये क्या संग्रहित करेगा, इस आधार पर भी इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, या अन्य प्रकार के भी यह यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं इमाइलोप्लास्ट। पहले नंबर पर जो आता है उसको हम सभी क्या कहते हैं बच्चों? इमाइलोप्लास्ट। अब इमाइलोप्लास्ट क्या होता है? जो कि स्टार्च को, यानी स्टार्च को अपने अंदर संग्रहित रखेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर संग्रहित करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा, तो उसको हम सभी क्या कह देंगे? इमाइलोप्लास्ट। ऐसे ही मान लीजिए कुछ होते हैं जो अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करके रखेंगे। किसको? प्रोटीन को स्टोर करके रखेंगे, उनको क्या कह दिया जाएगा? प्रोटीनोप्लास्ट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर वसा और तेल को, यानी फैट और ऑयल को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो उन्हें क्या कह दिया जाता है? इलियोप्लास्ट, है ना। और ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, जैसे इलियोप्लास्ट हो गया, प्रोटीनोप्लास्ट हो गया, एमाइलोप्लास्ट हो गया, ये सभी किसके यहाँ पर उदाहरण हैं? तो आंसर करना कि ये सभी उदाहरण हैं हमारे किसके? ल्यूकोप्लास्ट के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? ल्यूकोप्लास्ट के यह उदाहरण है। चलिए कमेंट ऑन करिए। यहां तक कोई दिक्कत?
चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ना इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो है क्लोरोप्लास्ट। तो जल्दी टाइम हमारा यहाँ पर भी खत्म होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को फटाफट से यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए बंद कर दीजिए इनका कमेंट, पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, 2 मिनट और पढ़ लो, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम सभी बात करते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, संरचना के ऊपर भी प्रश्न पूछता है, इसीलिए इसको पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। तो बच्चों जब हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कुछ हमें इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। ये क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, यह कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 कला युक्त होता है, दोहरी झिल्ली से यहाँ पर यह बना हुआ होता है। तो एक झिल्ली बाहर ये है और दूसरी झिल्ली यहाँ पर अंदर ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई आउटर मेम्ब्रेन यानी यह एक बाह्य झिल्ली है और दूसरी क्या है यहाँ पर एक आंतरिक झिल्ली है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भाई झिल्ली है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बाहर झिल्ली है और एक अंदर की तरफ झिल्ली है, 2 झिल्लियां हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो मैंने आपको चॉकलेट के बारे में बताया था ना, डेयरी मिल्क चॉकलेट है ना, तो एक क्या था, कागज का रैपर था और एक ऊपर एक पॉलिथीन का रैपर था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके ऊपर आप देखोगे कि डबल मेम्ब्रेन यह होता है, 2 झिल्ली हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर पूरा एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है पूरा अंदर एकदम लबालब। ठीक है, तो जो तरल पदार्थ यहाँ पर अंदर पूरा भरा हुआ होता है उसको हम सभी कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रोमा। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसको हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पे, स्ट्रोमा के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब बड़े ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखो तो स्ट्रोमा जो पूरा का पूरा तरल पदार्थ भरा है, ठीक, यहाँ पर आपको ना ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे कुछ सिक्के होते हैं ना, क्वाइंस, जैसे 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे सिक्के इस तरह से एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, ऐसे करके ये पूरी की पूरी जो संरचना होती है इसको हम सभी कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। तो इसे आप लिख लो यहां पर, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, और हिंदी में इसे हम कहेंगे सिक्के के ढेर जैसी संरचना। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो भी हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर सिक्के के ढेर की जैसी संरचना दिखाई देती है, क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानेंगे, तो आंसर करना कि वो कहलाएगा यहाँ पे ग्रेनम। क्या कहलाएगा, ग्रेनम। तो सिक्के, बहुत सारे सिक्के के ढेर जैसा यह यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे सिक्के रखे हैं, इनमें से मैं कोई भी एक सिक्का निकाल लूं, कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक सिक्का मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक सिक्के के बारे में बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर किसी एक, वो कोई भी हो सकता है, तो उसको हम सभी कहते हैं थैलेक्वाइट। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पर, थैलेक्वाइट। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं इसको हम सभी यहाँ पर, थैलेक्वाइट। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अगर हम सिर्फ एक ग्रेना के बारे में बात करेंगे, यानी ग्रेनम की इकाई क्या हो गई, थैलेक्वाइट, क्योंकि थैलेक्वाइट क्या है, बहुत सारे थैलेक्वाइट से मिलकर के ही हमारा क्या बन रहा है, ग्रेनम यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना होगा, किसके बारे में समझना होगा, थैलेक्वाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ
कि आप सभी को पता है कि जो भी हमारा पर्णहरित है, जो भी हमारा क्लोरोफिल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा हुआ है, क्लोरोफिल। वही फोटोसिंथेसिस का काम करता है ना। तो अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि कहां पर है, तो भाई क्लोरोप्लास्ट में भरा हुआ है क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहां पर भरा है, तो आंसर करना थैलेक्वाइड में भरा हुआ होता है। तो लिखो यहां पर, इसी में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित भरा हुआ होता है। आई बात समझ। तो हर जगह नहीं भरा हुआ, क्लोरोफिल कहां पर भरा हुआ है, इसी थैलेक्वाइड में ही क्लोरोफिल यानी पर्णहरित भरा हुआ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। तो अगर क्लोरोफिल यहाँ पे भरा है, इसका मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होगी, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रही होगी, वो कहां पर होगी, यहीं पर ही होगी। तो लिखेंगे यहां पर, इट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। आप क्या कहोगे कि यह प्रकाश संश्लेषण स्थल है, यहीं पर ही प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। कहां पर, थैलेक्वाइड में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड जो हमारा ग्रेनम है, एंड ग्रेनम, यह हरित लवक तथा ग्रेनम की इकाई है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। और एक बात और बता दूं, थैलेक्वाइड को कभी कभी हम सभी ग्रेना भी बोल देते हैं। क्या कह देते हैं, ग्रेना भी बोल देते हैं। तो ग्रेना, बहुत सारे ग्रेना से मिलके फिर क्या बनता है, ग्रेनम यहां पर बनता है। चलिए कमेंट ऑन करिएगा। ठीक है, थैंक यू पूजा, सभी बच्चों को थैंक यू। एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा, घबराओ मत। देखो कुछ नया पढ़ रहे हो तो टफ लग रहा होगा, पर परेशान मत हो, ध्यान से सुनो। हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। 2 लेयर्स यहाँ पर होती है। तो पहली एक लेयर ऊपर हो गई, नीचे एक लेयर हो गई। उसके अंदर ना क्या भरा हुआ होता है, तो आंसर करना कि तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। फिर वहां पर अंदर और ध्यान से अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा कि सिक्कों की कुछ ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं। उनको क्या कहा जाता है, तो आंसर करना ग्रेनम कहा जाता है। और जो एक सिक्का होता है, मतलब इसकी जो एक यूनिट होती है, उसको हम सभी क्या कहेंगे, थैलेक्वाइड कहते हैं, यानी हम उसे ग्रेना कहते हैं। थैलेक्वाइड में ही पर्णहरित यानी क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, और इसी वजह से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, ठीक है। और ये हरित लवक तथा ग्रेनम की इकाई होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो, तो आज हम सभी इतना ही रखेंगे, और जो मंडे को क्लास होगी उसमें हम सभी बात करेंगे। एक मिनट दिखाना, कमेंट दिखाना, बैक थोड़ा ऊपर करना, नहीं हो रहा, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभिमन्यु, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं किसी की कॉपी नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर आपको किसी और टीचर से पढ़ना है तो आप बायो उनसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज मुझे इस तरह से सजेशंस मत दीजिएगा, मुझे नहीं पसंद है ना। जैसे आपने अपने मन की बात लिखी, वैसे ही मैं आपको अपने मन की बात यहाँ पे बता रही हूँ। तो मुझे दूसरे टीचर्स जैसे कुछ कहते हैं ना, ये टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, वो टीचर वैसा पढ़ाते हैं, आप वैसा पढ़ाओ, नहीं भाई, मैं अमृता मैम हूँ, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी जैसा मुझे पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मंडे को जब आप लोगों की यहाँ पर क्लास होगी, मैम आज मजा आ गया, ठीक है, ओके। तो मंडे को जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे,
ठीक है। और दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, ओके, चलो तो आज इतना ही रखते हैं। और बेटा जो भी मैंने आपको ऑर्गेनेल्स पढ़ाए हैं ना, जैसे कि मैंने आपको प्रोटोप्लास्ट पढ़ाया था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सब कुछ मैं आपको A4 साइज की PDF बना करके यहाँ पर दूंगी, ठीक है, मंडे को। और उसको एक बार आप लोग अच्छे से पॉइंट वाइज करके दूंगी, हिंदी का अलग दे दूंगी, इंग्लिश का अलग दे दूंगी, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको कि मैम हम क्या पढ़े, हम हिंदी पढ़े, हम इंग्लिश पढ़े। हिंदी का अलग बिल्कुल बना दूंगी और इंग्लिश का बिल्कुल अलग यहाँ पर बना लूंगी, ठीक है। यहाँ पे ना एक लड़का है हुरुम नाम का, वो अगर मंडे को और कमेंट करेगा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए आपको मना नहीं किया गया है, लेकिन आप अगर इधर उधर की बातें करोगे तो उसके लिए आपको मना किया गया है। और इतना स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। 1000 बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, उन हजारों बच्चों का भविष्य दांव में थोड़ी लगाएंगे सिर्फ एक बच्चे की गलती के कारण। ओके मैम मिक्स करके दे दीजिएगा। अरे बाप रे, देख लेंगे, जो सुटेबल लगेगा वो कर देंगे, ठीक है। चलो, और A4 साइज की जो PDF है बेटा, वो आप यहां से मत निकाला करो, मतलब ये जो देती हूँ ना मैं बोर्ड PDF, इसका प्रिंट आउट मत निकाला करो, कोई मतलब नहीं है इसका, ये मैं समझाने के लिए ऐसा करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंट आउट कभी निकालना है या पढ़ना है तो आप A4 साइज से भी पढ़ सकते हो, यहां से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिंट आउट आप यहां से मत निकालना, ठीक है। चलो ओके, अब ये मंडे को पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं लूंगी आप लोगों का टेस्ट, ठीक है। तो पूरा हम लोग लेंगे फिर टेस्ट, ओके। तो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सबका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा ट्यूसडे को, तो मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कल संडे है, कल आराम से रेस्ट करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो, तो जय हिंद।